हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल के बारे में लिखा हुआ है कि अ जर्नल एंट्री इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन योर बिजनेस बुक्स। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग you make at least 2 journal entries for every transaction because a transaction can create a lot of changes in a business. A bookkeeper tracks them all with journal entries. In other words, a journal entry records a business transaction in the accounting system of foreign organization. Journal entries form the building blocks of the double entry accounting method that has been used for centuries to keep financial records. तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जर्नल एंट्री जो होता है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को लिखने का। जो भी लेन देन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम हो रहा है, एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, तो उन सारी चीज़ों को जब हम सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं उसे ही हम जर्नल एंट्रीज कहते हैं। सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, डेट वाइज कर सकते हैं। ठीक है, किस दिन में, कौन से महीने में और कौन से साल में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, क्या क्या लेन देन हुई, वो सारी चीज़ें हम जर्नल एंट्रीज में शो करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या है, एक प्रोसेस है जिसको हम कुछ रूल्स अप्लाई करते हुए लिखते हैं। अब रूल्स क्या लगेंगी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी लास्ट वीडियो लेक्चर में कि डेबिट और क्रेडिट टू वे एस्पेक्ट होता है अकाउंटिंग। डेबिट और क्रेडिट, अगर कोई चीज़ आता है तो कोई चीज़ एट द सेम टाइम जाता भी है। तो वही रूल्स को अप्लाई करते हुए हमें जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना होता है। अब 3 टाइप के अकाउंट पढ़े हम, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। वही तीनों टाइप के अकाउंट को ध्यान में रखते हुए हमको जर्नल एंट्री पास करना होता है। तो जर्नल एंट्री पास करने के एक जर्नल एंट्री बनाने का एक फॉर्मेट होता है। किस तरह से फॉर्मेट होता है उसका देखो, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। मतलब आपको 4 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम रहेगा डेट का, जिसमें आप ईयर, मंथ और डेट लिखोगे। पर्टिकुलर्स रहेगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सा आइटम डेबिट हो रहा है और कौन सा आइटम हम क्रेडिट कर रहे हैं। और पहला कॉलम रहेगा उसके बाद का डेबिट अमाउंट और दूसरा रहेगा क्रेडिट अमाउंट। तो ऐसे टोटल 4 कॉलम बन गए। पहला डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड डेबिट अमाउंट और फोर्थ क्रेडिट अमाउंट। तो जो भी आइटम को हम पर्टिकुलर्स में डेबिट करे होंगे या डेबिट में लिखे होंगे उसके अमाउंट को हम डेबिट कॉलम, डेबिट का जो अमाउंट कॉलम है वहाँ पर लिखेंगे। और जिस भी आइटम को हम क्रेडिट किए होंगे उस आइटम के अमाउंट को हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। सिंपल सा रूल है। ठीक है, अब फॉर्मेट भी बहुत ही सिंपल है। जिसने से क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग को और क्लियर होते जाएगा। ओके, तो एक चीज़ और याद रखना है कि जो भी आइटम को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, जो जिस भी आइटम का नाम हम डेबिट में लिखेंगे उसके सामने हमें ऐसे शॉर्ट फॉर्म में DR लिखना है। सपोज अगर मैं परचेज डेबिट कर रही हूँ तो परचेज अकाउंट लिख के मैं यहाँ पे DR लिखूँगी। और क्रेडिट वाले आइटम के सामने DR मतलब डेबिट का शॉर्ट फॉर्म, और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म वैसे तो CR होना चाहिए, मगर यहाँ पे क्रेडिट के लिए हम CR नहीं लिखते हैं। क्रेडिट के लिए हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं टू सेल्स, ठीक है, टू राम, टू श्याम, ऐसे करके टू। तो DR जो है वो डेबिट आइटम दर्शाता है और TO2 जो है वो क्रेडिट आइटम दर्शाता है। और देख पा रहे रहोगे आइटम नेम के बाद जो भी आइटम्स हमारे पास गिवन होंगे, जो भी हेड्स ऑफ अकाउंट दिए रहेंगे, उसको लिखने के बाद हम डेबिट से डेबिट लिखते हैं, DR लिखते हैं। और क्रेडिट वाले आइटम में क्रेडिट CR ना लिख के बल्कि हेड्स ऑफ अकाउंट लिखने के पहले हमें टू लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का। तो चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन में आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से सीक्वेंसली सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन हुए हैं वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ईयर दिया हुआ है 2020, अप्रैल 1, अप्रैल 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 24, 30, ऐसे करके डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है यहाँ पे डेट। अब उस डेट में जो भी डेट यहाँ पे लिखा हुआ है उस डेट में क्या क्या ट्रांजैक्शन, कौन कौन से लेन देन हुए हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे कि 1 तारीख को लिखा है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश लगाकर, ठीक है। अप्रैल 2 में लिखा हुआ है कि गुड परचेज किया गया कैश में। थर्ड में लिखा है कि गुड परचेज किया गया पंकज से क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब उधारी में। ऐसे करके ट्रांजैक्शंस, लेन देन दिए हुए हैं और सारे ट्रांजैक्शंस के सामने
उसका एक अमाउंट भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को अमाउंट भी लाइन वाइज साथ साथ में दिख रहा होगा, ठीक है। तो बस इसी ट्रांजैक्शन को रीड करते हुए हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करना है। फॉर्मेट के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे डेट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। 2 अमाउंट कॉलम है, पहला अमाउंट डेबिट अमाउंट और दूसरा कॉलम जो है वो क्रेडिट अमाउंट का है। तो चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 60,000 रुपीज़। तो इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको ये पता करना है ट्रांजेक्शन पढ़ के कि क्या चीज़ आया और क्या चीज़ गया। बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं कैश लगा के 60,000 रुपये, तो क्या आया होगा और क्या गया होगा। देखो अगर बिज़नेस पैसा हम बिज़नेस चालू करने के लिए लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, मैं आप लोग को ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि जो पूंजी जमा करके रखते हैं, जो कैपिटल जमा करके रखते हैं, उसी को हम बिज़नेस स्टार्ट करने में लगाते हैं। जाहिर सी बात है, एक ओनर के पास से अगर उसका पूरा कैपिटल बिज़नेस चालू करने के लिए चले जा रहा है तो कैपिटल तो चले गया, और बिज़नेस के अंदर आया क्या, कैश आया। कैश लगाएं तभी तो बिज़नेस स्टार्ट हुआ। तो कैश आया और कैपिटल गया, इसलिए इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहला एंट्री जो होता है, जो भी स्टार्टेड बिजनेस का एंट्री पास होता है, उसमें हम कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं और टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट लिखा है, डेबिट DR मतलब डेबिट, तो कैश बिजनेस के अंदर आया और कैपिटल तो ओनर के पास से चले गया, इसलिए कैपिटल को हम कर दिए क्रेडिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट किए हैं इसलिए डेबिट कॉलम में उसका अमाउंट लिखे हैं 60,000, और कैपिटल को क्रेडिट किए हैं क्योंकि टू कैपिटल अकाउंट लिखे हैं, इसलिए क्रेडिट कॉलम में उसका अमाउंट लिखे हैं 60,000। तो हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जो अमाउंट कॉलम है वो हमेशा से इक्वल रहना चाहिए, साथ साथ में इक्वली चलना चाहिए। ठीक है, डेबिट में भी हम 60,000 लिख दिया, क्रेडिट में भी 60,000 लिख दिए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 15,000। यहाँ पे परचेज हो रहा है, गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, गुड्स मतलब स्टॉक। अब क्या मतलब कौन सा गुड है, वो गुड्स का नाम ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट परचेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे क्योंकि बिजनेस के अंदर आया सामान परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 रुपये। इसके बाद अप्रैल 3 को बता रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे गुड्स परचेज तो किया गया है पंकज से, मगर किस में किया गया, उधारी में किया गया 18,000 का। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, परचेज तो डेबिट करेंगे मगर क्रेडिट किसको करेंगे, उधारी में किए हैं, कैश में नहीं किए हैं, तो उधारी में पंकज का नाम लिख देंगे क्योंकि पंकज से उधारी में लिए है, इससे क्रेडिट में हम टू पंकज लिख देंगे 18,000। इसके बाद आ जाएगा 5 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। अब गुड्स बेचा जा रहा है नरेश को उधारी में, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, नरेश को सामान बेचने मतलब नरेश से कभी ना कभी पैसा मिलने वाला है, नरेश को सामान दिया जा रहा है, तो नरेश को हम डेबिट कर दिए, नरेश रिसीवर हुआ और हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हमारे पास से सामान जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, सेल्स को हम क्रेडिट कर दिए। इसके बाद कैश पेड टू अजय 7 अप्रैल गुड्स रिटर्न टू पंकज, मतलब पंकज से जो हमने परचेज़ किया था सामान 18,000 का, उसमें से 12,000 का सामान रिटर्न कर रहे हैं, हो सकता है कुछ डिफेक्टिव रहा होगा, तो उसका एंट्री क्या पास होगा, पंकज डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 9 गुड्स रिटर्न बाय नरेश, मतलब बिजनेस ने जो नरेश को सामान बेचा था उसमें से कुछ सामान शायद डिफेक्टिव रहा होगा, तो नरेश को सामान वापस कर दे रहा है। कितने का बेचे थे हम नरेश को सामान, 9,000 का, अब वो वापस कितने का कर रहा है, 1,400 रुपये का, 1,400 रुपीज़। तो इसका एंट्री क्या पास होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश 1,400। ठीक है, तो इस तरह से कंटिन्यूसली एक के बाद एक सीक्वेंस वाइज डेट वाइज हमको एंट्री पास करते जाना है, इसे ही हम जर्नल एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 10 कैश पेड टू अजय, मतलब अजय को पैसा देना था उसको पे कर दिए, तो कैश तो हमारे पास से चले गया और अजय रिसीवर हो गया, तो इस सिचुएशन में कैश को डेबिट कर दे, अजय रिसीवर हो गया, तो इस सिचुएशन में अजय को डेबिट कर दिया और कैश हमारे पास से चले गया, इसलिए कैश को क्रेडिट कर दिया, अमाउंट लिख दिया 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 12 कमीशन रिसीव्ड, देखो कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो आप लोग को पता है ये कहीं ना कहीं हमारा इनकम है। ठीक है, कमीशन एक प्रकार का इनकम होता है, रिसीव कर रहे हैं तो कैश आया और कमीशन के तौर पे आया, तो कैश आया इसलिए कैश को डेबिट कर दिए 12 अप्रैल में, और
कमीशन को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, अमाउंट लिख दिया 2700। नेक्स्ट अप्रैल 15 का ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज। देखो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया है, तो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा होगा, कैश जा रहा होगा, इसलिए फर्नीचर को डेबिट कर दिए और कैश को क्रेडिट कर दिए और अमाउंट लिख दिए 7000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 16, रेंट पेड टू अमित। अब रेंट पे कर रहे हैं, रेंट एक प्रकार का एक्सपेंस है, खर्चा है बिजनेस के लिए। अगर बिजनेस किसी चीज़ का रेंट पे कर रहा है मतलब वो उसके लिए खर्चा हुआ, तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट में क्या कर देंगे, कैश, क्योंकि कैश तो हमारे पास से जा रहा है, इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 19, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। सुमित को सामान बेचा गया कैश में, मतलब सामान बेचा गया, कैश आया, सामान गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 6000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 24, कैश सेल्स। यहाँ पे भी कैश सेल हो रहा है, मतलब सेल हो रहा है कैश में, तो कैश को डेबिट कर देंगे, सेल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश आया और सामान गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 30। अप्रैल 30 में दो ट्रांजेक्शन हुआ है। पहला हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, मतलब कैश रिसीव किया गया है नरेश से, वो भी कहाँ, अकाउंट में, डायरेक्ट अकाउंट में। तो फिर कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश कर दिए। कैश आया नरेश की तरफ से, नरेश गिवर है, देने वाला है, और हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट को डेबिट किए और नरेश को क्रेडिट कर दिए, अमाउंट लिख दिए 5000। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजेक्शन, सैलरीज पेड। हाँ, जाहिर सी बात है, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सैलरी दे रहा होगा बिजनेस, तो कहीं ना कहीं सैलरी भी बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो फिर सैलरी को डेबिट कर दिए, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, इसलिए सैलरीज को डेबिट कर दिए और कैश को क्रेडिट कर दिए, क्योंकि पैसा बिजनेस के पास से जा रहा है सैलरी देते वक्त, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट लिख दिया 10,000 रुपीज़। तो इस तरह से जर्नल एंट्री पास होता है। इसमें अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन जो होगा आप लोग का, उसमें पूछ सकते हैं और उस क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। इसके साथ आपके गूगल क्लासरूम में और भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड। कोई भी डाउट होगा तो ऑनलाइन सेशन में पूछ सकते हो। थैंक यू।